हेलो स्वागत है आप सबों का ट्रिलॉजी क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 के एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स को। तो चलिए क्वेश्चन आंसर में हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे किसको, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन 1 को। और क्वेश्चन 1 का कहना क्या है आपका, तो क्वेश्चन 1 का कहना है कि दो चार्जेस गिवन है आपको। कितने चार्जेस गिवन है, तो दो चार्जेस गिवन है। एक प्लस Q1 चार्ज गिवन है आपका और दूसरा चार्ज जो गिवन है वो क्या है, प्लस Q2 चार्ज गिवन है। मतलब दो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब लाइक चार्जेस हैं, जिसके बीच जो डिस्टेंस गिवन है आपका, डिस्टेंस कितना गिवन है, तो 30 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है। और जो वैल्यू है आपका Q1 चार्ज का वो कितना गिवन है, तो वो 2 × 10⁻⁻7 कूलम गिवन है और ये 3 × 10⁻⁻7 कूलम गिवन है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देख लो कि जो ये दो चार्ज है दोनों का नेचर सेम है, तो दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। अब ये चूंकि रिपल्सिव फोर्स लगेगा इसलिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चूंकि आपने कूलम लिया है तो यहाँ मीटर लेना इंपॉर्टेंट है, तो 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे हम लोग क्या, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू होता है आपका कितना, मतलब फॉर्मूला पे पहले सेट करते हैं। फॉर्मूला होता है आपका कितना, तो 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। चूंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब जो मैंने लेक्चर 2 में बताया था क्या, कि 1/4πε0 का वैल्यू होता है कितना, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, है ना। और जो Q1 चार्ज गिवन है वो कितना गिवन है आपका, तो वो गिवन है कितना, तो 2 × 10⁻⁷ कूलम, है कि नहीं। फिर जो Q2 गिवन है वो कितना गिवन है आपका, तो ये गिवन है 3 × 10⁻⁷ कूलम, है कि नहीं। अब नीचे जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, तो यहाँ पे 0.3 मीटर लेना है, तो 0.3 मीटर का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 0.3 मीटर × 0.3 मीटर। यहां तक क्लियर है। अब यहां तक क्लियर है तो देखिए कूलम्ब × कूलम्ब, कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया। मीटर × मीटर, मीटर का स्क्वायर हो गया तो ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, न्यूटन। तो इसलिए हम लोग फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो अब क्या करोगे, जितना भी वैल्यू आपका 9, 2, 3, इसको एक साथ लिख लो, 9 × 2 × 3, और ये 0.3 को एक साथ लिख लो। ठीक है। अब देखो इस वैल्यू को एक साथ लिख लिया। अब जो ये 10⁻9 है, 10⁻7 इसको एक साथ लिख लो। तो आपको पता है कि जब भी पावर का बेस सेम हो और जो आपका पावर है तो ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻9 को पहले इस तरह से लिख लो और फिर 10⁻7 कितना हो जाएगा, 10⁻14 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये न्यूटन जो बचा बस उसको लिख दो। अब देखो ये जो है सेम बेस है, फिर से 10 10 तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा, तो -14 + 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻5 हो जाएगा। अब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखो ये 0.3 और ये 0.3 को हटाओगे तो बाय 10 डेसिमल हटता है तो 10 लगता है ना जी। ठीक है। अब ये 10 जो है ये 10 × 10 का स्क्वायर हो गया, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 3 3 जा 9 हो जाएगा और एक 3 से काट दो, 3 2 जा 6 बचा, तो 6 हो गया यहाँ पे। अब फाइनली क्या हो जाए, 6 × अब देखो ये पावर बेस तो सेम है कि नहीं, तो इसलिए -5 + 2 कितना हो जाएगा आपका, 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। एग्जैक्टली यही आपका आंसर है। तो ये है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है आपका क्या, कि दो चार्जेस हैं जिसके बीच जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन का, और एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है कितना, तो 0.4 माइक्रोकूलम, और दूसरे का कितना मैग्नीट्यूड है, तो -0.8 कूलम। कहने का मतलब ये, दूसरे क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आपका एक चार्ज है प्लस Q1 जिसका वैल्यू गिवन है आपका 0.4 माइक्रोकूलम, है ना। और जो दूसरा चार्ज है उसको वो है क्या, -Q2 जिसका वैल्यू गिवन है आपका कितना, तो -0.8 माइक्रोकूलम। और इसके बीच के जो डिस्टेंस है वो गिवन नहीं है। ठीक है। तो क्या गिवन है, तो इसके बीच जो लग रहा है फोर्स, कौन सा फोर्स,
तो अट्रैक्टिव फोर्स मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे अनलाइक चार्ज हो गया, तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो इसलिए जो ये फोर्स है, ये फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, 0.2 न्यूटन गिवन है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये आर का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल जो है कूलम्स लॉ से जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था उसको पहले लिख लो। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू क्या, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ये माइनस क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि चार्ज हमेशा मैग्नीट्यूड में होता है, प्लस हो माइनस हो प्लस ही होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो ये आर स्क्वायर यहां है, इसको उठा के ले आओ इस साइड और इस एफ को उठा के ले जाओ इस साइड, तो ये हो जाए कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय एफ। अब देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो मैंने बताया था कितना होता है लेक्चर 2 में, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर होता है। और Q1 जो है वो कितना गिवन है आपका, 0.4 माइक्रो कूलम गिवन है, और 0.4 माइक्रो कूलम को जब आप कूलम में ट्रांसफर करोगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कूलम हो जाएगा, और इसको जब कन्वर्ट करोगे तो 0.8 गुना 10⁻6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली सेम यही चीज आपको पुट कर देना, यहां पे Q1 की जगह पे क्या पुट कर दोगे, तो Q1 की जगह पे पुट करोगे आप 0.4 गुना 10⁻6 कूलम, और Q2 की जगह पुट करोगे कितना, तो 0.8 गुना 10⁻6 कूलम, और नीचे जो आपका क्या है वैल्यू, तो ये है F का वैल्यू गिवन है 0.2 न्यूटन, तो 0.2 न्यूटन हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर तो कट गया इससे, और न्यूटन इससे कट गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या बचा आपका, तो 9 पहले लिख लो, गुना 0.4 0.8 लिख लो, 0.4 गुना 0.8 लिख लो, और नीचे में जो वैल्यू है 0.2 उसको भी लिख लो। ठीक है, फिर जो है क्या करोगे, बेस को एक साथ मतलब ले आना, 10 टू द पावर, ये देखो 10 टू द पावर -6 10⁻6 तो 10 टू पावर -12 हो जाएगा, और 10 टू द पावर -12 में जब प्लस 10 टू द पावर 9 में जो मतलब +9 करेंगे तो 10 टू माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस सेम है, तो -12 में +9 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, है कि नहीं। और क्या बचा यहाँ पे, तो सिंपल बचा मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को हमने लिख दिया, और आर स्क्वायर यहां तक कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब देखो यहां पे जो पॉइंट है इससे कैंसिल हो गया, ये हो जाए 2 2 जा 4 और 9 2 जा 18। अब ये देखो ये इसमें से एक पॉइंट हटाओगे तो 10 आ जाएगा, 10 को ऊपर लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 - 1 एक और ऐड हो जाएगा 10 - 3 में, तो ये जाएगा 9 2 जा 18, 18 8 जा 144, और ये 10 जो है नीचे का एक -1 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, एक -3 में 10 टू -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये अंडर रूट। उसके बाद देखो ये तो आर स्क्वायर निकल गया आपका, अब जो है रूट हटेगा तो 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, वो 12 होता है, और ये 10 - 4 है तो ये 10 टू -2 हो जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर का मीटर हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इसको और किस तरह सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, तो एनसीईआरटी में जो आंसर दिया वो इससे दिया, 10 - 2 है तो 10/100 हो जाए, 1/100 मतलब 1/10 1 नीचे में चला जाएगा तो 12/100 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो आप, 0.12 मीटर, और एग्जैक्टली यही आंसर आपका गिवन है एनसीईआरटी में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है आपका कि आपको प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका रेशियो जो होता है वो होता है क्या, डायमेंशनलेस। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू होता है वो डायमेंशनलेस होता है। तो डायमेंशनलेस के लिए सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसमें क्या होता है आपका, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी जगह आप जी भी लिख सकते हो। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका जी होता है इंटू m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर, इस तरह से होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो Fe है इसी की जगह तो K लिखते हैं हम लोग, और चूंकि देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है, दोनों तो चार्ज है, चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E से, तो E गुना E क्या हो जाएगा आपका, E स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में देखिए, नीचे में ये आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, जी बचेगा, है कि नहीं। और ये जो मास है ये मास किसका है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन,
यहाँ तक क्लियर है हम लोग। अब देखिए यहाँ तक जब आप क्लियर हैं तो अब क्या है, आपको डायमेंशन लेस शो करना है चीज़ों को। तो देखिए के का जो यूनिट है, मैंने लेक्चर 2 में क्या बताया था आपको, होता क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर होता है कि नहीं, ठीक है। और जो ई होता है, चार्ज होता है क्या, कूलम्ब में उसको मेजर करते हैं, तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब क्या हो जाएगा आपका, कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे जो है क्या वैल्यू, जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का याद कीजिए, क्लास 11th में जो यूनिट पढ़ा था आपने, यूनिट एंड डायमेंशन में क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय क्या होता है, केजी स्क्वायर, है कि नहीं। और जो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास को क्या केजी में नापते हैं, तो इसलिए केजी इंटू केजी कितना हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये केजी स्क्वायर कैंसिल, ये कूलम्ब स्क्वायर कैंसिल, ये न्यूटन न्यूटन कैंसिल, ये मीटर स्क्वायर कैंसिल। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है। तो सब कट के 1 बचा, मतलब ये क्या हो गया, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो गया। तो जो रेशियो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। मतलब जो स्थिर विद्युत बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल का जो रेशियो होता है आपका यूनिट का, वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, बिना विमेयता का होता है। अब नेक्स्ट क्या है कि अब इसका वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए, मतलब जो यहाँ पर रेशियो आपने निकाला था एफ ई और एफ जी का, इसमें अगर वैल्यू पुट कर दिया है तो वो वैल्यू कितना होगा, तो के का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर। और इस तरह से जो ई का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का स्क्वायर होता है। फिर नीचे जो आपका क्या है, तो ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय क्या होता है, केजी स्क्वायर। और जो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन होता है, इसका वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो इसका वैल्यू आपका हो जाता है कितना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो जाता है आपका, तो ये हो जाता है आपका 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो कितना होता है आपका 1.66 इंटू 10⁻27 केजी, ठीक है। फिर इसका क्या है, देखो कूलम्ब स्क्वायर रहेगा तो ये कूलम्ब स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, केजी और केजी इससे, केजी इंटू केजी स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सब वैल्यू कट के जो वैल्यू एक्चुअल उसको लिख दो, तो ये हो जाएगा 9 इंटू, अब देखो 10⁹। अब देखो ये वैल्यू देखो 1.6 इंटू 1.6 हो जाएगा, 2 स्क्वायर है तो 1.2 बार 1.6। और देखो पावर पे क्या है, -90 है, 19 दूनी 38 हो जाएगा, पावर कितना 10⁻38 हो जाएगा। और फिर नीचे में जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो 6.67 गुना क्या है 10⁻11 और गुना कितना है आपका 9.1 गुना 1.6 और ये 10⁻13, ठीक है। तो 9.1 गुना 1.66 गुना 10⁻, क्या है आपका -31 kg इंटू 10⁻27 kg। तो अब देखिए सेम सारा चीज मैंने बताया था कैसे एक्सपोनेंट को आप सॉल्व कर सकते हो। तो जब इसको पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो प्लस हो जाता है, लेके तो सबसे पहले जो वैल्यू है 9 1.6 इसको लिख दीजिए एक जगह, 9 गुना 1.6 गुना 1.6 को लिख दिए एक जगह। उसके बाद इस वैल्यू को 6.7 9.1 और 1.66, तो जो वैल्यू आपका कितना 6.67 गुना 9.1 गुना 1.67, इसका वैल्यू को एक जगह लिख दिए। और साथ में पावर का जो वैल्यू उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 38 में से 9 गया, कितना बच गया, तो आपका बच गया 38 में से 10 गया तो कितना होता है 28 तो 29 हो गया, है ना। तो 10⁻, क्या हो गया 29 हो गया ऊपर। और नीचे देखो यहाँ पे -11 -27 -31 कितना हो गया 30 10 30 20 50 60 70 1 58 58 10 68 1 69, तो 10⁻69। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, तो 2.3 इंटू 10⁻39, ठीक है। यही आपको दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली आपको लेक्चर 1 में ही मैंने बताया था कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है उसमें क्या होता है, चार्ज जो होता है Q वो हमेशा एग्जिस्ट करता है इंटीग्रल मल्टीपल में। तो इंटीजर जो होता है पूर्णांक जो, तो वो प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। किसका इंटीग्रल मल्टीपल में, तो e के इंटीग्रल मल्टीपल में। और e का जो वैल्यू होता है
वो होता है कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, इन विच वैल्यू ऑफ E इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर प्लस लिखते हैं तो प्रोटॉन, माइनस लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया चार्ज का वैल्यू। अब इसी से आपको क्या है, चार्ज हमेशा जो है वो 1 कूलम या फिर 2 कूलम या फिर 3 कूलम में ट्रांसफर होता है। चार्ज कभी भी आपका 1/2 कूलम फ्रैक्शन में, 3/2 कूलम में आपका ट्रांसफर नहीं होता है। तो इस चीज को बस याद रखना है आपको, क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। उसके बाद आता है क्या कि क्यों हम जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करते हैं। तो इसलिए इग्नोर करते हैं कि चार्ज यहां पे क्या है, पॉइंट कंसेप्ट है। जो आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर, तो उसमें एक चार्ज लेते हैं, 2 चार्ज लेते हैं, ठीक है, Q1 लेते हैं और क्या Q2 लेते हैं, दोनों के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है, ठीक है। लेकिन जब आप कंडक्टर को कंसीडर करोगे, उसके अंदर जो है मिलियन ट्रिलियंस ऑफ चार्जेस होते हैं, तो वहां पे ह्यूज कंसेप्ट ऑफ चार्ज आ जाता है। मतलब चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म होता है इनफाइनाइट नंबर में। तो उस पार्टिकुलर टाइम में आपको ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज काम नहीं करेगा। वहां पे आपको क्या करना है, चार्ज को कंटिन्यूसली जो है कंटिन्यूस वहां पे आपको कंसीडर करना होगा। इसलिए चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसमें, तो लाइन में। उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग रैखिक आवेश घनत्व तो कहते हैं, जिसको जो मैंने आपको लेक्चर में बताया था, 4th लेक्चर में। फिर होता है आपका क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसमें चार्ज जो है वो एक पृष्ठ में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और फिर होता है आपका क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसमें चार्ज जो है एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डिफरेंट तरीके से। तो इसमें क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी रैखिक आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में होता है। तो इसलिए जो है जब ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज ले लेंगे तो वहां चार्ज को हम लोगों को कंटिन्यूअस मानना होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि फ्रिक्शन या रबिंग से चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि फ्रिक्शन जो अब देखिए, फ्रिक्शन और रबिंग से कैसे चार्ज करना। सपोज दैट ये एक जो है आपने न्यूट्रल बॉडी लिया। न्यूट्रल कहने का मतलब ये है कि इसमें चार्ज है, मतलब एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, 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 एक माइनस चार्ज है। लेकिन सब क्या कर रहा है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके जो नेट चार्ज है इस पे क्या हो गया, वो 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको रब करते हैं, मतलब अब फ्रिक्शन होगा इसको दूसरे बॉडी के साथ। तो फ्रिक्शन में हमेशा क्या होता है, फ्रिक्शन में हमेशा क्या होता है, तो चार्ज में कौन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुआ, यहां आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहां आ गया। तो इसमें क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया, तो एक एक्स्ट्रा क्या हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज एक एक्स्ट्रा हो गया। तो चार्ज और इसमें एक निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। उसी तरह से अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर करेगा तो ये दूसरा निगेटिव चार्ज जल चला जाएगा इसमें, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये दो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो चार्ज हमेशा जो है क्या, पेयर में क्रिएट हो रहा है। सेम उसी तरह से अगर ये निगेटिव चार्ज इसमें चला गया तो ये जो है निगेटिव चार्ज इधर हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फिर ये चार्ज इधर से खत्म होकर इधर चला गया, फिर इस तरह से इधर चला जाएगा, तो ये कहाँ चला गया, इधर चला गया, फिर इस तरह से ये भी चला गया। तो अब क्या हुआ कि ये चार्ज जो है इसमें 5 एक्स्ट्रा हो गया, क्या, +5 पॉजिटिव चार्ज 5 कूलम का एक्स्ट्रा हो गया। और ये जो है इसमें 5 एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज आ गया -5 कूलम का, सपोज दैट। तो इसलिए क्या हुआ, रबिंग करने से, फ्रिक्शन करने से जो है इक्वल अमाउंट में चार्ज हुआ, सेम मैग्नीट्यूड का, लेकिन नेचर क्या है, अपोजिट है। एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया और एक निगेटिवली चार्ज हो गया। तो चार्ज क्रिएट हुआ किससे, फ्रिक्शन से, ठीक है। दिस इज नॉन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इन विच वी रब 2 बॉडीज and in the process electron get transferred from one body to another body in which one body becomes positively charged and another body becomes negatively charged। कहने का मतलब ये कि जब भी आप फ्रिक्शन से, रब से जब आप भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिससे एक बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, मतलब धनात्मक आवेशित हो जाता है, और जो दूसरा बॉडी है वो ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के द्वारा आवेशन करना, ठीक है। किसी भी चार्ज को फ्रिक्शन के द्वारा, मतलब घर्षण के द्वारा आवेशित करना। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं।
अब जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका क्या कहना है? तो क्वेश्चन नंबर 6 आप पॉज करके एक बार पढ़ लो। उसमें कहना ये है कि आपका एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर में आपका क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब प्लस 2 माइक्रोकूलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे एक एड्ज पे, फिर बगल में बी है, वहां पे आपका क्या है, -5 माइक्रोकूलम चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर इसी तरह से आपका क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस चूंकि स्क्वायर है वो गिवन कितना है, 10 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करने में 0.1 मीटर हो जाएगा। सेम इसी तरह से जो ये आपका ए हो गया पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट, फिर इसी तरह से क्या है आपका सी पॉइंट, मतलब सी पॉइंट कौन सा, तो +2 माइक्रोकूलम आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, +2 माइक्रोकूलम। और ये भी क्या है, 10 सेंटीमीटर है, चूंकि स्क्वायर है तो सारा साइड इक्वल होगा, और ये आपका क्या हो गया, +2 माइक्रोकूलम हो गया। ठीक है, अब क्या है कि ये ए बी और ये आपका सी पॉइंट, सॉरी सी ये हो गया, और ये क्या हो गया आपका डी पॉइंट हो गया। तो ये ए बी सी डी के स्क्वायर के जो ये वर्टेक्स है, मतलब इस पॉइंट पे ए है, ये बी है, ए है +2 माइक्रोकूलम, बी है -5 माइक्रोकूलम, सी पे है +2 माइक्रोकूलम और डी पे है +2 माइक्रोकूलम। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि अब स्क्वायर के बीचों बीच अगर आप एक सेंटर ओ पे अगर एक +1 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा तो आपको निकालना नेट फोर्स। तो देखिए +2 माइक्रोकूलम का चार्ज क्या करेगा, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया क्या, फोर्स ड्यू टू ए। ठीक है, उसके बाद ये +2 माइक्रोकूलम जो है ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा किधर, इधर की ओर। तो ये हो गया एफ बी के कारण फोर्स, है ना। सेम उसी तरह से देखो कि अब ये क्या करेगा, ये -5 माइक्रोकूलम इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो है किधर अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये किधर की ओर अट्रैक्ट होगा, इधर की ओर अट्रैक्ट होगा। और फिर ये भी तो इसको क्या करेगा, ये भी तो इसको खींचेगा। सॉरी, तो ये भी तो इसको खींचेगा। तो क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये इसको इधर खींचेगा। और देखो यहां पे +2, यहाँ -5, यहाँ +2, यहाँ पे होगा -5। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, चूंकि स्क्वायर है तो ये जो डायगोनल का डिस्टेंस है वो भी इक्वल होता है। इसलिए क्या होगा आपका जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये FA और FB उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एक दूसरे को क्या करेगा, वो कैंसिल कर देगा। सेम उसी तरह से -5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, लेकिन क्या है ये एक दूसरे को क्या करेगा, इधर आपका क्या लग रहा है, ये खींच रहा कौन, FD खींच रहा है और ये FB खींच रहा है, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो जो नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस पे 0 हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से इसको क्या कर रहा है, खींचतान इसका हो रहा है। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस सेंट्रल चार्ज इज 0। आई बात समझ में। तो यही आपको पूछ रहा था क्या, क्वेश्चन नंबर 6।